नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और यह है इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज भी हमारा फोकस यूएस, ईरान और इस इलाके के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर या उन खाड़ी इलाके के अंदर जो टेंशन हो रही है, जो बढ़ रहा है, युद्ध का माहौल बन रहा है, उसी पर फोकस करते हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स का दोस्तों ये कहना है कि ट्रंप ऐसी चीज़ को निगल चुके हैं जो ना अब उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है। ये हलक पे जाके उनकी अटक गया है डोनाल्ड ट्रंप के। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि अगर वो युद्ध छेड़ देते हैं और यहाँ पर लड़ाई छिड़ जाती है तो ये शॉर्ट, शार्प और स्वीट लड़ाई नहीं होगी, ये लंबा खिंचेगा। और अगर लंबा खिंच गया तो ट्रंप के लिए उनकी पोजीशनिंग खराब कर देगी और डोमेस्टिक पोजीशनिंग और ज़्यादा उनकी खराब हो जाएगी। क्योंकि ट्रंप हमेशा ये कह चुके हैं कि वो पीस वाले लोग को प्रेफर करते हैं, डील को प्रेफर करते हैं, वॉर को नहीं। हालांकि ट्रंप के पिछले 2-2.5 साल के कार्यकाल में अगर ईरान पर वो जंग करते हैं तो ये छठा देश होगा जिसके ऊपर वो किसी तरह की सामरिक कार्रवाई या मिलिट्री कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसा हो चुका है इन द पास्ट कि कई सारे यूएस के पास प्रेसिडेंट्स हैं जो अपने आप को पीसनिक कहते हैं, यानी कि पीस का या शांति दूत कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जंगें उन्होंने कराई होती हैं। बराक ओबामा को ही ले लीजिए, नोबेल पीस प्राइज़ उन्हें मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा जंग उनके कार्यकाल में हुई। सीरिया का जंग हुआ, काफ़ी कुछ हुआ जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि सही रूप में वो शांति के दूत हैं, लेकिन उनको पीस के लिए ये अवार्ड दिया गया। ट्रंप चाहते हैं कि नोबेल पुरस्कार पीस का उन्हें मिले क्योंकि उन्होंने विश्व भर में शांति कराई है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी उनका बड़बोलापन बार बार भारत को ठीक नहीं लगता, चुभता है, लेकिन ट्रंप ऐसे ही हैं। लेकिन यहाँ ईरान के बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि जिस तरह से माहौल बन रहा है, अग्निपथ का वो डायलॉग अमिताभ बच्चन का याद आता है कि फ़ोन पर जब दो लोग बात करते हैं ना तो कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। और यही चीज़ दिख रही है हमें कि खमैनी और ट्रंप कहते कुछ और हैं, कह कुछ और रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कर कुछ और रहे हैं। बात शांति की हो रही है, लेकिन तैयारी फुल स्केल युद्ध की हो रही है। 2003 में जब इराक युद्ध हुआ था, 2003 के बाद ये पहली बार बताया जा रहा है कि अमेरिका का इतना बड़ा ट्रूप मूवमेंट खाड़ी यानी मिडिल ईस्ट इलाके में हुआ है और किसी मुस्लिम देश के खिलाफ उस इलाके में कभी हुआ है। और ये इस बात के संकेत हैं कि अमेरिका और ट्रंप एक ऐसी हद पर पहुंच चुके हैं जहां अगर ईरान झपकता नहीं है अपनी पलक, यानी ईरान पीछे नहीं हटता, तो ट्रंप के पास और कोई विकल्प नहीं रहेगा कि वो शक्ति प्रदर्शन करे, किसी तरह से मिसाइल लॉन्च करे और ईरान के बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त करे। लेकिन ट्रंप अगर ऐसा करते हैं तो ईरान और ये खमनेई खानदान के अंडर आईआरजीसी का जो रिएक्शन होगा, उसकी वजह से ये एस्केलेशन लैडर पर बहुत जल्दी चढ़ जाएगा मामला, और फिर बाकी अन्य देश इस पर आने में, इसमें घुसने में मजबूर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। अब देखिए, अमेरिका के युद्धपोत वहां पहुंच चुके हैं, यूएसएस लिंकन वहां पहुंच चुका है, यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो अगले 4 दिन में वहां पहुंच जाएगा। ट्रंप ने इसीलिए इशारा किया अगले 10 दिन में पता लग जाएगा कि यहां हम क्या करने वाले हैं। शक्ति प्रदर्शन शायद करना पड़ेगा अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता। लेकिन इसके मायने मैं आपको बताऊं कि अगर अमेरिका यहां से कोई भी मिसाइल छोड़ता है ईरान के ऊपर, या इजराइल अमेरिका के कहने पर युद्ध का प्रारंभ कर देता है और ईरान बदले में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स में से की खेप में से कोई एक मिसाइल या तो अमेरिका के किसी एयरबेस पे छोड़ देता है जो आसपास के अरब देशों में उसका बेसिस है, वहाँ छोड़ता है, या समुंदर में जो उसके युद्धपोत हैं उस पर फायर करता है, तो नेटो संधि के मुताबिक सभी नेटो देशों को फिर इस युद्ध में सक्रिय होना पड़ेगा। अगर सभी नेटो देश इस युद्ध में सक्रिय होते हैं तो फिर ईरान और ज़्यादा घिर जाएगा, क्योंकि यूरोपीय देश को इनमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सभी, डेनमार्क, इन सभी देशों को इसमें फिर इस युद्ध में कूदना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये कूदते हैं तो ईरान के जो 4 अच्छे दोस्त हैं, जिसमें चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया शामिल है, उसको भी इसमें शिरकत करनी पड़ेगी। तो ये आप देखिए, एस्केलेशन लैडर पे ये ऊपर चले गए। दूसरी बात,
ईरान जो कदम उठाएगा उसके दोस्तों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि नहीं, ये भी उसको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईरान से जो तेल की खरीद होती है वो सीधा चीन को जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में से 40 से 48% का तेल और जितना वहां से व्यापार आ रहा है, जा रहा है, वो सीधा चीन को इफेक्ट करता है। 33% तेल जो वहां से उस इलाके से आता है वो सीधा चीन को जाता है। तो चीन अगर गुस्सा गया, चीन की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, चीन की एनर्जी सप्लाई बंद होगी, तो चीन ईरान से नाराज हो जाएगा और वो ईरान पर प्रेशर डालेगा कि तुम पीछे हट जाओ। दूसरी बात, नॉर्थ कोरिया अगर शिरकत में आई और उसने अगर साउथ कोरिया के खिलाफ कुछ कर दिया तो अमेरिका और बाकी अन्य नेटो देशों को साउथ कोरिया की मदद के लिए आना पड़ेगा। उधर रूस यूक्रेन के साथ कुछ ना कुछ अगर शरारत करता है तो फिर ये मामला हर एंगल से एस्केलेट होता जाएगा। वहीं खमनेई खानदान और IRGC ये बात कह चुकी है कि हम अगर डूबे सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, पूरे ईरान को ले डूबेंगे, इस इलाके को ले डूबेंगे। अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो पट्टी है, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पट्टी 3 भागों में बटी हुई है। उस तरफ ओमान है, इस तरफ ईरान है और बीच में एक पूरा ट्रैक बना है जहां से अंतर्राष्ट्रीय शिप्स बाकी अरब देशों के पोर्ट से वापस आते हैं और यहां पर बहुत ज्यादा ट्रेड की आवाजाही होती है, जो खासकर एनर्जी, तेल और नेचुरल गैस है। अब इस सिलसिले में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ईरान अपनी अपनी पनडुब्बियों और छोटी छोटी बोट्स के जरिए माइन बिछा देता है समंदर में, और ये माइन्स ऐसी होती है कि ऊपर से अगर कोई बड़ा जहाज जाए तो फिर ये फट जाता है, और कोई एक ट्रेड का वेसल अगर फट जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया और मान लीजिए सिर्फ 2 हफ्ते के लिए बंद हुआ तो भी विश्व में त्राहिमाम मच जाएगा, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आर्थिक तंगी, आर्थिक मंदी बहुत सारे देशों को, कम से कम 100 देशों को वो इम्पैक्ट करेगा, जिसमें भारत भी है, क्योंकि भारत करीब 13% अपनी एनर्जी नीड्स इसी इलाके से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से अपनी आपूर्ति करता है या पूर्ति करता है। तो अलग अलग लेवल पर बहुत सारे डायनेमिक्स हैं, जिसका ख्याल सिर्फ ईरान को ही नहीं, अमेरिका को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अमेरिका की वजह से, अमेरिका की हरकत की वजह से आसपास के देशों को तकलीफ हुई तो वो भी अमेरिका से नाराज हो जाएंगे और ट्रंप का जो पॉलिटिकल स्टॉक है वो गिर जाएगा। ट्रंप अपनी घर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी कोर बेस, मागा बेस को विक्ट्री दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि मैंने शक्ति प्रदर्शन से कैसे दुनिया के सबसे अड़ियल देश को भी बदल दिया। और उनके दिमाग में एक चीज बैठी है, उनको लगता है कि आयतुल्ला का पॉलिटिकल कंट्रोल ईरान के सत्ता से हटना चाहिए। कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि आयतुल्ला खमैनी रिलीजियस हेड बन के रहें, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल उनके पास ना हो। पॉलिटिकल कंट्रोल किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी रिजीम के पास हो जो अमेरिका की बात माने और ईरान के अंदर से तेल का जो एक्सपोर्ट है, उसका उत्पादन है, वो सिर्फ अमेरिका के इशारे पर और अमेरिका के लिए करे या अमेरिका के कहने पर करे। तो उसको भी ट्रंप कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या जो ट्रंप कर रहे हैं वो सही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही है। क्या ट्रंप को ऐसा करने देना चाहिए? यूएन कहां बैठा है? बाकी सारे देश क्यों चुप बैठे हैं? क्योंकि सबकी मजबूरी है कि कोई कुछ कर नहीं सकता। जिसके पास शक्ति है, जिसके पास दंड है, न्याय भी वही करेगा, सत्ता भी उसी की होगी। और अमेरिका के पास इस वक्त ऐसा है, वो ऐसा कर सकता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। याद रखिए कि अमेरिका की इकोनॉमी को पावर करने वाला उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तभी चलेगा, तभी सक्रिय होगा जब उसके युद्ध सामग्री का प्रयोग होगा और उस पर खर्चा बनेगा। और इसी खर्चे को, इसी युद्ध सामग्री के प्रयोग के बाद ही वहां पर और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसीलिए अलग अलग तरह से अमेरिका कहीं ना कहीं युद्ध में हमेशा शिरकत करता रहता है। ये एक और एंगल आपको समझने की आवश्यकता है। ऑल इन ऑल अगर आप देखें, अगले 5-7 दिनों में यहां पर युद्ध होना अनिवार्य है, या कहीं ना कहीं ऐसे और कोई विकल्प नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के पास। और उसकी वजह यह है कि ट्रंप चाहते हैं कि न्यूक्लियर डील करे और यूरेनियम एनरिचमेंट को
35% से ऊपर ना करे। ईरान जबकि 60% यूरेनियम को एनरिच ऑलरेडी कर चुका है और वहीं पर ईरान अड़ा है। 60 से 90% यूरेनियम एनरिच करना यानी 30 पायदान चढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर ईरान ऐसा कर लेता है तो वहां पर वो न्यूक्लियर नेशन हो जाएगा। ईरान अगर वहां इस इलाके में न्यूक्लियर नेशन हो गया तो सबसे ज्यादा तकलीफ इजराइल को होगी और इजराइल को जग जाहिर करना पड़ेगा कि उसके पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। और अगर जैसे ही इजराइल और ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, इजिप्ट ये सभी देश कहेंगे और यूएई सब कहेंगे कि भाई हमारे लिए यह अस्थिरता का माहौल हो जाएगा कि हमें भी न्यूक्लियर का देश बनना है, यानी कि एक न्यूक्लियर रेस, एक न्यूक्लियर होड़ शुरू हो जाएगी। इस सब को अमेरिका रोकना चाहता है, ट्रंप रोकना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा इसीलिए उनको लगता है कि ईरान जैसा नेशन, ईरान जैसा राज्य जो कि अरब देशों में शामिल नहीं है क्योंकि शिया बहुल नेशन है और इसीलिए उसको अरब नेशंस में नहीं गिना जाता, वो वहाँ पर अस्थिरता का माहौल पैदा कर रहा है। इसीलिए मुझे वहाँ पर ईरान पर अंकुश लगाना है, लगाम लगानी है और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करना है। ईरान दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि बस न्यूक्लियर डील पे बात करो भाई, न्यूक्लियर डील से आगे मेरे से बात नहीं करना। अगर उसके आगे तुमने कुछ भी पूछा, हमास, हूती, हिजबुल्लाह इसके बारे में बात की, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बात की, तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन आसपास के देश, खासकर इजराइल ये कह रहा है कि जब तक ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम काबिज है, जब तक ईरान अपनी न्यूक्लियर मंशाओं को, न्यूक्लियर इरादों को विराम नहीं देता, तब तक हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। और अगर इजराइल अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा तो अमेरिका को पता है इस इलाके में हमेशा अस्थिरता रहेगी। और इजराइल की जैसी बात अरब देश भी सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। मुस्लिम हमदर्दी दिखाते हैं लेकिन शिया सुन्नी में कभी बनती नहीं है भैया। तो ये सभी यही चाहते हैं किसी तरह ईरान पर लगाम लगे, अंकुश लगे, लेकिन हम पर युद्ध के बादल ना फटे और जो जो अमेरिका के बेसिस हमारे देशों में है वहां कोई बम ना गिरे, क्योंकि फिर हमें भी इसमें कूदना पड़ेगा और हम नहीं चाहते हैं कि हम इसमें कूदें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हलक पे अटका है ट्रंप के, ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है, लेकिन आखिरकार जाकर के उनको युद्ध का वो बटन दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि ईरान अपनी सभी गीदड़ बप्कियों के बावजूद कहीं ना कहीं पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ईरान ये जानता है कि वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जब अटैक होगा तब सिर्फ एक तरफा नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा। इजराइल के कितने सारे जो उनके मोसाड के एजेंट्स हैं, और फिर अगर आप देखें मूवमेंट हो रही है, कई सारे काफिले और कबाली इधर से अफ़गानिस्तान से घुस रहे हैं, इराक से घुस रहे हैं, काफ़ी सारी घुसपैठ ईरान के अंदर हो रही है ताकि सड़क पर ऐसा माहौल आ जाए कि भाई IRGC को समझ में नहीं आया कि भाई घर संभाले कि बाहर से जो आ रहा है आक्रांता उसको संभाले, हम कहाँ जाएं, कैसे मैनेज करें। बस मिलिशिया के ऊपर जो 10 लाख लोग हैं, पुलिस है और जो मिलिशिया है उसको भी समाप्त करना, उसको भी तितर बितर करना, एक साथ 5-6 चीज़ें होंगी। और जब होगा तो एकदम प्यूनिटिव स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक्स ऐसे होंगे कि भाई 2 हफ्ते के अंदर, 2 दिन में तो ये नहीं निपटेगा, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ईरान घुटने पर टेक देगा। और ईरान के अंदर घुटने टेकने का काम सबसे ज़्यादा वो चाहते हैं कि खमनेई ख़ानदान करे और ये जो करंट लीडरशिप है वो करे। अभी आखिरी बात मैं आपको बताऊं, ईरान की जनता क्या सोचती है। ईरान की जनता के अंदर, ईरान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो IRGC और खमनेई रिजीम से परेशान हैं। वो खमनेई को स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको वो आगे चलाते रहें, क्योंकि उनको लग रहा है इससे ईरान को नुकसान हो रहा है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, $1 13 लाख रियाल का हो गया है। तो ईरान के रियाल का पतन कितना नीचे घुस गया आप देखिए कि ईरान की सरकार ये कह रही है कि मैं हर किसी को $7 पर माह देने वाला हूं ताकि आप अपने खाने पीने का खर्चा निकालें। $7, जब $1 13 लाख रियाल का हो गया है। आप सोचिए कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चरमरा गई है। जब आर्थिक मंदी है, जेब में पैसा नहीं है, जनता त्रस्त है और दुनिया आपके खिलाफ अधिकांश दिख रही है, ऐसे में क्या ईरान अमेरिका के प्रेशर को झेल पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ट्रंप चाहते हैं कि बिना एक मिसाइल फायर किए ईरान बात मान जाए, पर ईरान ऐसे हारने वाला नहीं। और इसीलिए जब उन्होंने कहा ट्रंप ने प्रोबेबली 10 डेज़, हम कह रहे हैं अगले 3-4 दिनों में, जैसे ही USS जेराल्ड फोर्ड अरब महासागर की तरफ आ जाता है, USS लिंकन के साथ बराबरी आ जाती है, वहाँ पहुँच जाता है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार तक हो जाएगा,
फिर आप देखिए क्या होता है, वहाँ जंग होगी। इसका असर कितना बड़ा होगा, कितना विकराल होगा, वो देखने वाली बात है। इनसाइड स्टोरी में आज बस इतना ही। नमस्ते।